सनम जी वीडियो कॉल पर जलवा तो दिखाएं तो मूड बने। सनम ने एहसान की बात समझते हुए फौरन वीडियो कॉल कर ली। एहसान ने कॉल पिक की तो सामने नाइट ड्रेस में सनम अपने पूरे शबाब के साथ जलवागिर थी। एहसान ने वीडियो पर बात करते हुए अंदाज़ा लगा लिया था कि सनम ने नाइटी के अलावा कुछ नहीं पहना है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये एक हकीकी वाकया है जो कि मेरे दोस्त एहसान का है और एक मुलाकात में इसने मुझे सुनाया। मैं इसे मनो अनकिस्तवार पेश करूंगी। 27 साला रानी कुल्ली की बजाय खुला हुआ फूल बन चुकी थी। आज एहसान रानी के बहुत करीब जाने का सोच रहा था। रानी थी तो 2 बच्चों की माँ, एक 4 साल की बेटी और एक 2 साल का बेटा। 5 साल पहले रानी की नई शादी हुई थी। रानी अपने खावंद जफर भाई के हमरा एहसान के घर के निचले पोर्शन में बतौर किरायादार आए थे। एहसान के मम्मा बाबा इस वक्त जिंदा थे और एहसान मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद रिजल्ट के इंतज़ार में था। एहसान के बाबा ने एक दिन एहसान की मम्मा से कहा, जफर अच्छा इंसान है, काफ़ी बड़ा बिजनेस था, इसका फैक्ट्री में आग ना लग जाती तो आज इसे किराए के घर की ज़रूरत ही ना थी। अपना घर था, इसका माल सप्लाई करने वालों की रकम अदा करने के लिए इसने अपना घर बेच दिया और शादी को भी कितना अरसा हुआ है इसकी। एहसान की मम्मा ने कहा, ठीक है ना, जब हम लोग घर पर नहीं होते तो एहसान अकेला होता है और वैसे भी हमारे घर में कुछ आबादी तो होनी चाहिए। फिर नीचे वाले पोर्शन ने जफर भाई अपनी बीवी रानी और दोनों बच्चों के साथ शिफ्ट हो गए। रानी को देखते ही एहसान को इससे प्यार हो गया था, मगर एहसान इस वक्त 16 साल का लड़का सा था। रानी की उम्र तो इस वक्त भी 27 साल थी, मगर वो बिल्कुल फूल की कुल्ली जैसी खूबसूरत थी। अजीब जादूगर सी मोटी आंखें, शर्माई सी सुर्ख गाल, लंबी पलकें, इंतहाई नफासत से कदरे सादा सा लिबास पहनने वाली रानी का भरा भरा सा जिस्म, 5 फुट 3 इंच कद लंबे सिया बाल। एहसान ने सोचा ऐसी ही लड़की से शादी करूंगा, मगर ऐसी कोई और ना थी, रानी तो बस रानी थी। जफर भाई की वजह से एहसान रानी को भाभी कहता था। कुछ दिनों बाद एहसान के मम्मा बाबा एक रोड हादसे में वफात पा गए। एहसान के मम्मा बाबा ने एहसान के लिए काफ़ी जायदाद छोड़ी थी, मगर उसका कोई रिश्तेदार ना था। मम्मा बाबा की वफात के वक्त रानी ने एहसान का ख्याल रखने के लिए कुछ ना कुछ तो किया ही था। इस हादसे के नतीजे में रानी और एहसान के दरमियान कुछ बातचीत ही बन गई थी। रानी वैसे तो किसी भी मर्द को मुंह न लगाती थी, मगर एहसान छोटा था और माँ बाप की मौत का गम बड़ा था, इसलिए रानी कभी कभी इससे बातचीत कर लेती थी। रानी को भी एहसान की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी नजर आती थी, मगर एहसान ने कभी कोई ऐसी हरकत न की थी जो रानी को गवारा ना हो। इसीलिए रानी का इस पर कुछ एतबार सा बन गया था। एहसान 1-2 बार रानी के काम भी आ चुका था। जफर के मसरूफ होने की वजह से एक मर्तबा एहसान ने अपनी गाड़ी में रानी को इसकी माँ के घर ड्रॉप किया था और एक मर्तबा रानी को अस्पताल भी ले गया था। वक्त गुजरता गया, रानी और एहसान के दरमियान अपने घर के फर्द की तरह का रवैया कायम हो गया, क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल से जफर साहिब गवादर में किसी प्रोजेक्ट पर मसरूफ थे और 2-3 माह बाद ही कुछ दिनों के लिए घर तशरीफ लाते थे। उन बरसों में रानी दोनों बच्चों की देखभाल करती थी, मगर वो कुल्ली की बजाय खुला हुआ फूल बन चुकी थी। घर में मुलाजिम तो मौजूद थे, मगर अक्सर तो एहसान रानी के घर ही खाना खाता था, रानी इसका खाना ले आती थी। एहसान के 1000 कोशिश करने के बावजूद रानी एहसान की आंखों से अपने लिए प्यार पड़ने को तैयार नहीं हुई थी। रानी और जफर के तमाम रिश्तेदार एहसान के जाने वाले बन गए थे। रानी के माँ बाप के घर भी एहसान का आना जाना लगा रहता था, जबकि उनकी हर शादी तकरीब और फोतगी वगैरह में एहसान जरूर शामिल होता था। आज एहसान ने फैसला कर लिया कि रानी से इसकी शादी का कोई चांस नहीं है और रानी जैसी कोई और लड़की दुनिया में मौजूद भी नहीं है। एहसान ने सोच लिया कि जफर साहिब की बीवी होते हुए भी वो रानी को हासिल कर लेगा और इतना प्यार करेगा कि कोई हसरत बाकी ना रहे। रानी को भी एहसान अच्छा लगता था, वो बहुत परफेक्ट लड़का था, अच्छी शक्ल व सूरत, अच्छा लिबास पहनता, तालीम याफ्ता, मास्टर्स के फाइनल का स्टूडेंट था। एहसान की दोस्तियां भी बड़े माकूल लोगों के साथ थीं। अपने वालिदैन की तरफ से मिलने वाली प्रॉपर्टी और कारोबार को भी अच्छी तरह देखता था। रानी के ज़हन में कभी ऐसा ख्याल तो मौजूद ही न था कि एहसान इस उम्र में तकरीबन 10 बरस छोटा रानी के हसन का पुजारी हो सकता है। रानी की 2-3 बहनें थीं, एक इससे बड़ी और 2 छोटी। बड़ी बहन तो शादीशुदा थी, मगर छोटी बहनें बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता और इस्लामाबाद में पलने बढ़ने की वजह से गैर शादीशुदा थीं। रानी के माँ बाप के घर में मजहबी रुझान ज़्यादा था, इसलिए इसकी बहनों का किसी लड़के से मिलना जलना दोस्ती करना तो नामुमकिन था।
मगर उनके अपने खानदान में तालीम याफ्ता लड़के न होने और रिश्तेदारों के गांव में रहने की वजह से रानी की बहनों के लिए आने वाले खानदान के रिश्तों को मुस्तरद कर दिया गया था। रानी की छोटी बहन हिरा और सबसे छोटी राबी दोनों की उम्रें एहसान से ज्यादा थीं और रानी के दिमाग में शायद ये ख्याल भी था कि बड़ी उम्र की लड़की से शादी करना दुरुस्त नहीं है, वरना रानी की बहनें इंतहाई खूबसूरत और देखने में कम उम्र लगती थीं और सबसे अहम बात उनके चेहरे पर हया और पाकीज़गी की रोशनी सी नजर आती थी, जो कि लड़कों से दोस्तियां न करने आना मिलने की वजह से थी। वैसे देखने में उनका जिस्म भी इतना ही खूबसूरत और क़यामत था। एहसान का रानी के माँ बाप के घर ऐसे ही आना जाना था जैसे रानी के किसी कजिन आ रिश्तेदार का। रानी के साथ कहीं आते जाते रानी की बहनें जब रानी के घर आती थीं तो एहसान का उनसे भी आमना सामना हो जाता था। अगरचे हिरा और राबी कभी एहसान से हम कलाम ना हुई थीं और न ही एहसान ने उनसे कभी बात की थी, मगर इंसान की मौजूदगी तो महसूस हो ही जाती है। शायद हिरा और राबी भी एहसान को अपने से कम उम्र होने की वजह से कुछ रियायत करती होंगी, मगर रानी अक्सर सोचती थी कि काश एहसान राबी से कम उम्र ना होता तो वो एहसान की शादी राबी से करवा देती। इस रोज़ एहसान ने रानी को हासिल करने का फैसला कर लिया था। अब इसे अपने इस फैसले को अमली शक्ल देनी थी। शाम को एहसान घर आया तो इसे ये मौका मिल ही गया। रानी का बच्चा ज़ैन शायद बहुत ज्यादा बीमार था। इसका बुखार 2-3 दिन से कम नहीं हो रहा था और शहर का सबसे बड़ा बच्चों का डॉक्टर अरशद अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा था। एहसान रानी के ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो रानी कुछ बोखिलाई हुई सी अपने खावंद जफर से बात कर रही थी कि बच्चे का लीवर दुरुस्त काम नहीं कर रहा, रिपोर्ट्स मिल गई है, 4 दिन से तमाम डॉक्टरों के पास लेकर जा चुकी हूँ, मुझे डर लग रहा है, आप आ जाएं जल्दी। एहसान ने रानी को कहा, जफर साहिब से मेरी बात करवाएं। एहसान ने फ़ोन लेकर उनसे दुआ सलाम की और उन्हें तसल्ली दी कि ज़ैन ठीक हो जाएगा। रानी भाभी खामखा परेशान हो रही है, अब फिक्र ना करें, मैं सब ड्यूटी कर लूँगा। जैसे ही एहसान ने रानी भाभी कहा तो रानी को महसूस हुआ कि कुछ तब्दीली हो गई है। एहसान भाभी कहता था इसे और आज इसने रानी भाभी कहा। रानी ने इस वक्त परेशानी में ज्यादा ध्यान न दिया। एहसान को रानी का नाम लेना अच्छा लगता था, इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो रानी को रानी ही कहकर पुकारे, मगर आज एहसान ने भाभी के साथ रानी लगाकर कह दिया। एहसान ने कहा, रानी भाभी अब बच्चों को लेकर गाड़ी में आए, और खुद गाड़ी में आकर बैठ गया। इसने अपने दोस्त बालाज को फ़ोन किया जो बच्चों के सबसे मरूफ डॉक्टर अरशद का साला था और उससे अपॉइंटमेंट मिलना नामुमकिन था। एहसान ने इसे कहा कि अपने बहनोई का पता करो कि वो कहाँ है, इस वक्त मुझे अभी इससे बच्चे को चेक करवाएं। बालाज ने कहा, तुम बच्चे को लेकर उनके घर आ जाओ, मैं भी पहुंच रहा हूं। कुछ देर में रानी अपने दोनों बच्चों को लेकर आ गई। बच्चा ज़ैन बहुत बीमार था, इसे रानी ने गोद में ही उठाए रखा। एहसान उन्हें लेकर डॉक्टर अरशद के घर पर गया, जहां डॉक्टर अरशद की बीवी सनम ने अपने भाई के हमरा उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें लेकर अंदर आ गई। ड्राइंग रूम से बाहर एक बरामदा था जहां एक छोटे से कमरे में बच्चे को बेड पर लिटा दिया गया। कुछ देर में 2 जूनियर डॉक्टर अरशद और एक नर्स भी क्लिनिक से आ गए। डॉक्टर अरशद की बीवी सनम ने यह सब इंतजाम घर पर करवाया था ताकि बालाज के दोस्त एहसान को कोई परेशानी ना हो। सनम दुबली पुतली सी 34 साला खूबसूरत और बाइखलाक खातून थी, शलवार कमीज पहनी हुई, सांवली सलूनी सी। डॉक्टर की बीवी सनम ने बरामदे में कीम की कुर्सियों पर उन्हें बिठाया और रानी को तसल्ली भी देती रही। इतने में डॉक्टर अरशद साहिब आए और अपने स्टाफ के हमरा बच्चे के पास चले गए। कोई आधा घंटा रिपोर्ट्स और मरीज का मुआयना करने के बाद डॉक्टर साहिब ने रानी और एहसान को तसल्ली दी कि कोई भी मिसला नहीं है, बहुत सारे डॉक्टरों से अद्वियात लेकर बच्चे को दी गई है, जिसकी वजह से लीवर दुरुस्त काम नहीं कर रहा, बच्चा ठीक हो जाएगा। इस्लामाबाद में बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर अरशद की इतनी शोहरत थी कि हर शख्स की इसकी बात पर यकीन था। रानी के चेहरे पर इत्मीनान सा आ गया। डॉक्टर अरशद ने कुछ हिदायत दें और इजाज़त लेकर वापस क्लिनिक रुखसत हो गए। डॉक्टर अरशद की बीवी सनम ने उनके लिए कुछ चाय वगैरह का शायद पहले से बताया हुआ था, क्योंकि अगले ही मिनट चाय सर्व कर दी गई। दौरान गुफ्तगू सनम की बार बार नजरें एहसान की शख्सियत और उसकी बॉडी का जायजा ले रही थीं, जिसे एहसान ने भी महसूस कर लिया। सनम ने रानी को तसल्ली दी, रानी ने भी उन्हें अपने घर आने की दावत दी। चलने से पहले सब की नजरों से बचकर एहसान ने अपना विजिटिंग कार्ड टेबल पर छोड़ दिया। कुछ देर बाद एहसान और रानी अपने घर वापस आ गए। घर पहुंचते ही एहसान ने कहा, रानी भाभी तुम तो एकदम से परेशान हो जाती हो, मुझे बताया करो यार, कोई भी मिसला हो।
रानी को एक झटका सा लगा। एहसान पहले भाभी से रानी भाभी पर आया और अब यार भी कह दिया इसने। रानी को कुछ तब्दीली तो लगी थी, मगर इसने इसलिए नज़रअंदाज कर लिया कि शायद वैसे ही रवानी में बोल गया होगा एहसान इसे। अब रानी को क्या मालूम, एहसान ने रानी के हसन को अपनी मंजिल बना लिया है और इस रास्ते पर सफ़र शुरू कर दिया है। रानी जानती थी कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि आज तक जिस मर्द ने भी इसे देखा था इसकी नजरें चिपक गई थीं। रानी का सिर्फ चेहरा खूबसूरत न था, इसकी आंखें, इसकी पलकें, इसके लंबे सिया बाल, इसके गुलाबी होंठ, इसके गाल, इसके जिस्म की बनावट, इसके गोरे सुर्ख पांव और हाथ, जिस्म के जिस हिस्से पर नजर जाती वो हर किसी के लिए आइडियल होता था। रानी मोटी भी न थी, मगर वो धान पान सी भी हरगिज न थी। कदरे सेहतमंद जिस्म की मालिक थी, मगर पुतली कमर के साथ साथ उसकी हर वो चीज़ मोटी सी थी जो मोटी होनी चाहिए। रानी जो भी लिबास पहनती इंतहाई सादा सा होने के बावजूद वो इसमें और भी ज्यादा हुसैन लगती थी। अक्सर वो बाहर जाते वक्त स्कार्फ पहनकर ही निकलती थी, जबकि घर में भी रानी अपने सर को दोपट्टे से ढांप कर रखती थी। रानी एक बहुत ही नफीस खातून थी, रोजाना 2-3 बार तो गुस्ल करती थी। इसके अलावा भी सोफों, दरवाजों और घर की हर जगह को साफ ही करती रहती थी। इसने कभी किसी बर्तन ने खाना न खाया था जिसे वो अपने हाथ से धो न ले। शादियों और रेस्टोरेंट्स में भी वो अपनी प्लेट, चमचा, कप और डिस्पोजेबल गिलास साथ लेकर जाती थी। लान की कुर्सियों को भी वो रोजाना शैम्पू से धोती थी। इसकी फितरत ही कुछ ऐसी थी, जिस चीज को कोई और छू ले रानी इसे धोकर ही इस्तेमाल करती थी, बल्कि वो सब्जी और फ्रूट को भी शैम्पू से धोकर रखती थी। रानी के वहम गुमान में भी ना था कि इसके इतने करीब, इसके सामने जवानी में दाखिल होने वाला लड़का एहसान इसके हसन का दीवाना बन सकता है। एहसान की कुछ बातों को इसने महसूस जरूर किया था, मगर हालात ऐसे थे कि इसका ध्यान ही ना रहा कि वो इस तब्दीली पर गौर करे। रानी का खावंद महीने 2 महीने बाद घर आता था और चंद रोज गुजार कर फिर चला जाता था। इसका गवादर में कंस्ट्रक्शन का कोई बड़ा मंसूबा ज़ेर तकमील था। रानी के लिए एहसान घर का ही फर्द था और रानी के खावंद को भी एहसान पर एतबार था। वैसे एतबार तो इसे असल में अपनी बीवी रानी पर था। वो जानता था कि रानी एक हयादार लड़की है, अगर अकेली सारी दुनिया के सफ़र पर भी निकल जाए तो इसे अपनी बीवी पर एतबार था। कुछ दिनों में रानी के बेटे की तबीयत बहुत बेहतर हो गई थी। एहसान का रानी के पास आना जाना जारी था। अक्सर तो एहसान रानी के हाथ का नाश्ता, खाना खाने के लिए ही हाजिर हो जाता था। दूसरी तरफ जब एहसान ने सनम के घर अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ा तो सबकी नज़रों से बचकर सनम ने वो कार्ड उठाकर देखा और इसमें लिखे मोबाइल नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लिया। और 2 दिन बाद जब डॉक्टर अरशद एक कॉन्फ्रेंस के लिए 2 हफ्तों के लिए अमेरिका चले गए तो सनम ने रात को एहसान को फ़ोन किया और अपना तारुफ करवाते हुए कहा, मैं हूँ सनम, हैंडसम बुआ। तुमने कार्ड छोड़ा था तो सोचा बच्चे की खैरियत पूछ लो। एहसान ने खैरियत बताई और शुक्रिया अदा किया तो सनम कहने लगी, शुक्रिया किस बात का भाई, बंदा ही बंदे के काम आता है। कभी मुझे काम पड़ा तो तुम बदला उतार लेना, सीधी सी बात। इसी तरह रात गए एहसान और सनम की व्हाट्सएप पर बात शुरू हो गई। एक दिन सनम ने पूछा, हैंडसम बुआए कोई गर्लफ्रेंड है? आप बस तन्हाई के मुसाफिर हो? एहसान ने हंसते हुए कहा, कहाँ सनम जी, हम तो फ़िलहाल हाल हाथ से मशक्कत कर रहे हैं। तो सनम हंसी और कहने लगी, कोई बात नहीं, कभी हमें वक्त दो, हम भी तुम्हें जिंदा रहने के तरीके बता सकते हैं। और ये कहते हुए हंसने लगी। एहसान ने मोबाइल की घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो 1 बजने वाला था रात का। इसने सोचा नाजुक वक्त है, पता फेंका जाए। सो इसने कहा, सनम जी वीडियो कॉल पर जलवा तो दिखाएं तो मौत बने। सनम ने एहसान की बात समझते हुए फौरन वीडियो कॉल कर ली। एहसान ने कॉल पक्की तो सामने नाइट ड्रेस में सनम अपने पूरे शबाब के साथ जलवागिर थी। एहसान ने वीडियो पर बात करते हुए अंदाज़ा लगा लिया था कि सनम ने नाइटी के अलावा कुछ नहीं पहना है। ये कन्फर्म होने के बाद एहसान ने सनम से कहा, यार जलवा दिखाने का कहा था आपसे। तो सनम ने हंसते हुए कहा, तो देखा तो दिया जलवा, और कौन सा जलवा देखना चाहते हो हैंडसम? एहसान ने कहा, सनम कुदरत का करिश्मा देखने का मन है। सनम ने मुस्करा कर जवाब दिया, अच्छा तो ये बात है, चलो क्या याद करोगे? और ये कहते हुए रिबन खोल दिया और कैमरे का रुख अपनी तरफ कर लिया, मगर इसमें भी इसका सब कुछ दुख रहा था। एहसान था तो नौजवान, और खून जब गर्म हुआ तो वो अंधा हो जाता है। इसने भी अपना लेटे लेटे अपने घुटनों तक कर दिया और कैमरे का फ्रंट अपनी जानिब करते हुए कहा, सनम ऐसे दिखाते हैं जलवा। सनम की नज़र जैसे ही एहसान के इस पर पड़ी वो एकदम हैरानी से कैमरे की स्क्रीन पर मौजूद एहसान को देखने लगी। एहसान ने सनम से कहा, वैसे अब तक कितने देख चुकी हैं आप? तो सनम ने कहा, ना सिर्फ देखे हैं बल्कि मैं तो मुस्तफीद भी हुई हूँ। 2-3 तो अरशद के दोस्त हैं,
2 मेरे कजिन हैं और 3 मेरे दोस्त, मगर किसी का भी तुम जैसा ताकतवर और खूबसूरत नहीं है। ये बताओ, कल तुम मेरी तरफ आओगे या मैं कल रात तुम्हारे साथ वक्त गुजार लूं? एहसान ने कहा, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप मेरे घर आ जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि रानी बच्चों के साथ अकेली होती है तो रात को इसे डर लगता है अगर मैं घर पर मौजूद ना हूं। सनम ने कहा, रानी के बारे में क्या इरादे हैं जनाब के? तो एहसान हंसा और कहा, सनम काम जारी है, किसी भी वक्त किसी भी दिन इंतजार की घड़ी खत्म हो जानी है। सनम ने कहा, गुड। अगली रात प्रोग्राम के मुताबिक 12 बजे जब रानी और बच्चे अपने पोर्शन में सो गए और मुलाजिम सब चले गए तो एहसान के व्हाट्सएप पर मैसेज आया, मैं घर के बाहर हूं। ये पढ़कर एहसान दबे पांव सीढ़ियां उतर कर बाहर आया और सनम को लेकर दबे पांव ही वापस ऊपर अपने बेडरूम में पहुंच गया। सनम ने बेड पर बैठते हुए कहा, वाह हैंडसम, तुमने तो सिंगल होकर भी अपना कमरा तमीज से रखा हुआ है, हर चीज सलीके से मौजूद है। एहसान ने कहा, शुक्रिया, मैं अपनी जिंदगी में मुतवाजिन उमूर रखने का आदी हूं। ये कहकर एहसान सनम के करीब आया और उसके दोनों बाजू थामकर इसे खड़ा कर दिया और अपने लब सनम के लबों पर रख दिए। सनम ने भी एहसान के लबों के लम्स को महसूस करते हुए रिस्पांस देना शुरू कर दिया। वक्त कब तेजी से गुजरने लगा एहसास ही नहीं हुआ और कब दोनों कुदरती लिबास में आ गए इसका अंदाजा मुश्किल था। अब 2 जिस्म बेड पर मचल रहे थे। एहसान बेड पर लेट गया। इसका ये अमल बता रहा था कि सनम एक तजर्बाकार औरत है और मर्द को कैसे धीर करना है वो बखूबी जानती थी। सनम ने मुस्कराकर एहसान को देखा जो नीम बंद आंखों से सनम के अमल को देख रहा था। तकरीबन 10 मिनट सनम ने एहसान को मज़े की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और जब एहसान को महसूस हुआ कि इसका ज़ब्त का दामन जवाब देने वाला है तो इसने सनम को खबरदार किया कि मैं होने वाली हूं, मैं तो गुलाम बन गई तुम्हारी। आज बाकायदा सनम ने नौजवान को जवानी में दाखिल कर दिया था। दूसरी तरफ एहसान का कमरा बंद नहीं था मगर उसकी झरी से ये सारा अमल कोई देख रहा था। रानी की खालाजाद की शादी होने वाली थी और ये शादी भी रानी के मामू के बेटे से होनी थी, इसलिए रानी को हर हाल में जाना तो था। और रानी के लिए एक मसला ये भी था कि वो किसी दूसरे के घर में सो नहीं सकती थी, बल्कि वो अपने माँ के घर भी रात को ना रुकती थी। अब ये शादी खानदान की थी, ना तो रानी वहां जाकर रह सकती थी और ना ही इसमें शिरकत से इनकार कर सकती थी। करते करते शादी के दिन करीब आ रहे थे। शाम को रानी अपने खावंद से फोन पर बात कर रही थी कि इसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा सवात जाने का। इसके खावंद ने भी इसे कहा कि ड्राइवर का बंदोबस्त कर देता हूं, तुम कल सुबह ही निकल जाओ, शाम की बारात है, बारात में शिरकत कर लो, दूसरे दिन वलीमा है, एक दिन खाला के घर शिरकत कर लो, दूसरे दिन मामू की तरफ हो आना। रानी ने कहा, इतना लंबा सफर में ड्राइवर के साथ कैसे करूं? मुझे अच्छा नहीं लगता, गिफ्ट भेज देती हूं। इतने में एहसान रानी के घर दाखिल हो गया। रानी ड्राइंग रूम में बैठी खावंद से बात कर रही थी। एहसान को देखकर रानी उठकर कमरे में चली गई, मगर एहसान को कुछ ना कुछ मामला समझ आ गया और एहसान के लिए मौका बन गया रानी के खूबसूरत जिस्म को करीब से महसूस करने और शिकार के करीब होने का। रानी जैसे ही कमरे से ड्राइंग रूम में आई, एहसान उसके बच्चों के साथ खेल रहा था। रानी ने कहा, एहसान तुम्हें कितनी बार मना किया है, हाथ धोकर खिलौनों को टच किया करो, पता नहीं कहाँ कहाँ फिरते हो और अब मुझे बच्चों के कपड़े बदलवाने पड़ेंगे। एहसान ने कहा, रानी भाभी प्लीज बाद में चेंज करवा देना, अभी तो बच्चों से खेलने दे। एहसान रिंग्स लेकर बच्चों के साथ खेलता रहा जबकि रानी दांत पीसते हुए सोचने लगी कि अब खिलौने भी धोने पड़ेंगे। एहसान ने कहा, रानी भाभी शादी में नहीं गई तुम्हारी वालिदा की तरफ से तो सब लोग जा चुके हैं। रानी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? एहसान ने कहा, राहील से बात हुई थी मेरी फोन पर। राहील रानी का भतीजा था। रानी ने कहा, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का। एहसान ने कहा, तुम्हारे मामू और खाला की तरफ से मुझे भी दावत दी गई है, तुम ही ने कार्ड दिए थे ना मुझे। जाना तो मैंने भी था मगर तुम नहीं जा रही तो मेरा उनसे तुम्हारी वजह से तारुफ है ना, मैं कैसे जाऊंगा? अच्छा तो नहीं लगता, वहां सब लोग तो तुम्हारी वजह से मुझे जानते हैं, चलो फिर मैं भी नहीं जाता। वैसे भी अभी 1 हफ्ता बाकी है तो जब तक हमारे पास सोचने का वक्त है। अब रानी मुश्किल में पड़ गई, वो एहसान को शादी में जाने का भी नहीं कह सकती थी, इस तरह तो रानी शादी में न जाने का बहाना भी ना कर सकती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मामू की एक बेटी रानी की भाभी बनने वाली थी, ऐसे में एहसान का न जाना ही दुरुस्त था ताकि रानी अकेले सफर ना कर सकने का बहाना तो कर लेगी। मगर रानी जानती थी कि एहसान बाद में जब कभी मामू ने पूछा तो कह देगा कि रानी नहीं गई थी शादी में, तो मेरा जवाज ना था शिरकत करने का।
अब रानी के पास शादी में शिरकत के अलावा दूसरा रास्ता न था, बल्कि एहसान के जाने की सूरत में तो रानी किसी ड्राइवर के साथ जाती तो भी अच्छा ना लगता। रानी ने कुछ देर सोचा और फिर कमरे में जाकर अपने खावंद को सूरत हाल बताई और अगले हफ्ते एहसान के साथ सवात जाने का बता दिया। रानी ने वापस आकर एहसान को कहा, तुम्हारी वजह से मुझे शादी में जाना ही होगा, सवेरे जल्दी जाना है और तुम हमें अपने साथ ले जाओगे या मैं किसी ड्राइवर के साथ चली जाऊं? एहसान ने कहा, रानी भाभी। इतवार की सुबह एहसान शादी में जाने के लिए तैयार हो गया। इसने अपनी ज़रूरत की अशिया और कपड़े वगैरह बैग में पैक करके गाड़ी में शिफ्ट करवा दिए। एहसान गुस्ल करके नीचे वाले पोर्शन में गया ताकि रानी के साथ नाश्ता कर सके, मगर वहां रानी किसी के साथ बातों में मसरूफ थी। एहसान को एहसास हो गया कि घर में कोई और भी मौजूद है। एहसान ने ड्राइंग रूम से रानी भाभी को आवाज़ दी तो रानी ने कमरे से ही आवाज़ देकर कहा, एहसान बैठो, तुम मैं आती हूँ। मतलब ये था कि एहसान कहीं कमरे में ही ना आ जाए। बच्चे भी अभी सो रहे थे। कमरे का दरवाज़ा तो खुला हुआ था, मगर रानी ने कभी एहसान को कमरे में दाखिल होने की इजाज़त ना दी थी। एहसान वहां से ही वापस जाने लगा था कि इसके फ़ोन पर रानी की व्हाट्सएप कॉल आ गई। रानी ने कहा, एहसान मैं ब्यूटिशियन के साथ मसरूफ़ हूँ, तुम अपने शेफ से नाश्ता बनाकर भिजवा दो हम दोनों के लिए, और जल्दी तैयार हो जाओ, मामू लोग दिन को ही बारात कर लेंगे, इसके बाद हमारे पहुंचने का फ़ायदा ना होगा। एहसान के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि ब्यूटिशियन के आने का मतलब ये था कि रानी तैयार होकर उसके साथ जाएगी, यानी रानी का हसन आज अपनी क़यामत के जलवे दिखाएगा। एहसान ने कहा, रानी भाभी मैं तैयार हूँ, बस लिबास पहना है और निकल जाना है, नाश्ता मैं भिजवा देता हूँ। एहसान अपने कमरे के ड्राइंग रूम में आ गया और टीवी ऑन किया और टॉम एंड जेरी देखने लगा। एहसान ने एक सिगरेट सुलगाया और सुल्ताना को आवाज़ दी। सुल्ताना उसके घर के काम करने वाली खातून का नाम था। एहसान ने सुल्ताना को कहा कि नाश्ता बनवा कर यहाँ ले आओ और 2 लोगों का नाश्ता बनाकर रानी मैडम को दे दो, और हाँ, तुमने रानी मैडम के पास ही रहना है, बच्चे जाग जाएं तो उन्हें नाश्ता वगैरह देना और हेल्प करना रानी मैडम की, हमें जल्दी निकलना है, देर हो रही है। सुल्ताना ने कहा, जी छोटे मुख साहिब। सुल्ताना एहसान के बाबा को बड़े मुख साहिब कहती थी, इसीलिए वो एहसान को छोटे मुख साहिब पुकारती थी। एहसान नाश्ता करते हुए रानी के हसन को हासिल करने की तरकीबें सोचने लगा। इसे यकीन था कि वो बहुत जल्द रानी के जिस्म से लुत्फ हासिल कर रहा होगा। थोड़ी देर में सुल्ताना ने नाश्ता लगा दिया। एहसान नाश्ता करने लगा, जूस, मक्खन, शहद, स्लाइस कॉफ़ी और ड्राई फ्रूट। एहसान की आदत थी कि वो नाश्ता करने के बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ काफ़ी से लुत्फ लेता रहता था। रानी और ब्यूटिशियन ने नाश्ता कर लिया तो रानी ने सुल्ताना को कहा कि बच्चों को जग्गा कर नहला दो, मेरा कुछ वक्त लगेगा तैयार होने में। रानी ने साथ ले जाने के लिए अपने और बच्चों का सामान रात को ही सूटकेस में पैक कर दिया था। फिर वो उठ कर गई और बच्चों के कपड़े जूते निकाल कर सुल्ताना को दिए। रानी ने कहा, बच्चों को नहला कर नाश्ता भी करा देना। सुल्ताना ने कहा, मैडम अब फिक्र ना करें, हो जाएगा। रानी फिर से ब्यूटिशियन को साथ लेकर कमरे में चली गई। फिर काफ़ी देर बाद कोई 9:30 बजे एहसान को रानी की कॉल आ गई, गाड़ी में आ जाओ ना, बच्चों को तो बिठाओ, मैं आ रही हूँ। एहसान ने लिबास तब्दील किया और जूते पहनकर तैयार होकर बाहर आ गया। सुल्ताना मुलाजिम के साथ मिलकर बच्चों को और सूटकेस को ला रही थी। एहसान ने सूटकेस गाड़ी में रखवाया और बच्चों से प्यार करने लगा। एहसान ने बच्चों को पिछली सीट पर बिठाया और रानी का इंतजार करने लगा। फिर रानी दरवाजे से बरामद हुई। पिंक कलर की साड़ी में रानी के काले लंबे बाल, उसकी कमर पर झूलते हुए बालों की एक लट, माथे पर से गालों को चूमने की कोशिश करती हुई। रानी के भरे भरे जिस्म पर सरकती सी साड़ी, पिंक कलर के मैचिंग के सैंडल जिसमें इसके गोरे सुर्ख पीर और उस पर लगी सुर्ख नील पालिश क़यामत ख़ेज़ मंजर पेश कर रही थी। इसकी चाल में एक अजीब सा गुरूर। मेकअप ने रानी को वाकई क़यामत बना दिया था। रानी ने ब्यूटिशियन को खुदा हाफिज कहा और दरवाज़ा लॉक करके चाबी पर्स में रख दी। फिर वो गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी और एहसान रानी के बाजू, हाथों, पाँव को देखने लगा, जहां खूबसूरत, नर्म और मुलायम आज़ा छूने के लिए एहसान का दिल मचलने लगा। रानी गाड़ी में बैठी और बच्चों को देखा, वो आराम से पिछली सीट पर बैठे हुए थे। रानी ने एहसान को इशारे से कहा, चल लो। एहसान भी गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट की और मोटरवे की तरफ रुख कर लिया। गाड़ी में रानी के जिस्म की, इसके बालों से शैम्पू की और परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। जैसे ही एहसान ने मोटरवे टूल प्लाजा क्रॉस किया तो एहसान ने कहा, रानी भाभी आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत खूबसूरत। रानी ने मसनूई गुस्सा करते हुए कहा, शर्म करो एहसान।
एहसान ने कहा, शादी की सब लड़कियों को आग लग जाएगी क्योंकि कोई इतनी खूबसूरत नहीं होगी वहाँ। रानी ने कहा, एहसान तुम बकवास न करो, ऐसा कुछ नहीं है, सभी अच्छी और प्यारी होंगी वहाँ। उसके साथ ही रानी ने हाथ बढ़ाकर बिल्लो टूटे ऑन किया और अपने मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट कर लिया। गाड़ी में नुसरत फतेह की गजल गूंजने लगी, आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। गाड़ी मोटरवे पर सवात की तरफ दौड़ रही थी। गाड़ी में नुसरत फतेह की गजल गूंज रही थी, आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। एहसान सफेद शलवार कमीज में मलबूस एक हल्की लेमन रंग की वास्कट पहने हुए था। बाईं बाजू की आस्तीन चढ़ाए एहसान ड्राइविंग कर रहा था, जबकि साथ वाली सीट पर खूबसूरती क़यामत का रूप धार कर मौजूद थी। पिंक रंग की साड़ी पहने, बाजू के बगैर पेटीकोट थी, इसलिए एहसान को नर्म मुलायम जिल्द की खुशबू तक महसूस हो रही थी। एहसान का दिल चाह रहा था, काश कभी ये मुलायम और खूबसूरत जिस्म छूने का मौका मिल जाए। रानी के खिले बाल कुछ तो उसके बाएं कंधे से होते हुए इसके दामन में पड़े थे, कुछ उसकी कमर पर झूल रहे थे। रानी शायद अच्छे मूड में थी और अपना पसंदीदा म्यूजिक एंजॉय कर रही थी। एहसान ने कहा, रानी भाभी, शादी में सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम ही होंगी। रानी ने गुस्से से एहसान को देखा और बोली, तुम्हें लड़कियों की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी वहां, और ये तुम अब मुझसे कैसे बात करने लगे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एहसान ने कहा, कसम से रानी भाभी, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। रानी ने एहसान को घूरा तो वो खामोश हो गया। रास्ते में बच्चों की वजह से उन्हें एक जगह रुकना भी पड़ा, मगर वो रानी की पसंदीदा गजलें सुनते हुए इसकी खाला के घर पहुंच गए। रानी के एक कजिन ने एहसान को गाड़ी घर के अंदरूनी गेट तक ले जाने का इशारा किया और खुद भी जाकर गेट पर खड़ा हो गया। रानी ने कहा, एहसान, तुमने मर्दों वाली साइड पर ही रहना है, और हाँ, शाम को हम लोग मामों के घर चले जाएंगे। एहसान ने गाड़ी की डिग्गी से अपना और रानी के लाए हुए तोहफे निकाल कर वहां इस्तकबाल के लिए मौजूद खाला के सुपुर्द किए और गाड़ी को साइड पर पार्क कर दी। दोपहर का वक्त था और मेहमानों के खाने का सिलसिला चल रहा था। रानी का कजिन अजीम एहसान को अपने साथ ले गया और एक कमरे में बिठाया और कहा, तुम सफ़र करके आए हो, फ्रेश हो जाओ, चेंज कर लो, बारात 3 बजे तक आएगी। एहसान ने कहा, 3 घंटे का तो सफ़र था, अभी फ्रेश हों, कोई आराम की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेहमानों के साथ ही बैठता हूँ, तुम तकल्लुफ़ न करो, तुम मसरूफ़ हो, मैं बाहर चलता हूँ। एहसान अजीम के साथ ही बाहर आ गया, जहाँ शामियाने लगाकर बैठने की जगह बनाई गई थी। मकामी मेहमान ज्यादा थे और पश्तो ही बोलते थे। रानी के कुछ रिश्तेदार एहसान के जाने वाले थे, वो एहसान के पास आकर बैठ गए और उधर उधर की बातें होने लगे। खाना वगैरह खाने के बाद एहसान बाहर निकल गया और कुछ दूर एक चश्मे के किनारे जाकर स्मोकिंग करते हुए फितरत से लुत्फ अंदोज होने लगा। कोई 3 बजे के बाद एक लड़का इसे बुलाने के लिए आ गया। जब एहसान शादी वाले घर पहुंचा तो बारात आ चुकी थी और रानी के मामू और मामू के बेटों ने तपाक के साथ एहसान से मुलाकात की और शको किया कि तुम हमारे यहाँ तशरीफ लाते और बारात के हमरा तशरीफ लाते। एहसान ने बताया कि शाम को उनकी तरफ आने का इरादा है। बारात के हंगामे खत्म हुए तो एहसान कमरे में आ गया और आराम करने लगा। शाम को 7 बजे के बाद इसे दस्तक देकर उठाया गया। रानी का कजिन था, इसने रानी का सूटकेस गाड़ी से निकालने का कहा। एहसान ने गाड़ी से अपना बैग निकाला और रानी का सूटकेस भी। एहसान बैग लेकर कमरे में आया और अपना एक लिबास निकालकर इस्त्री करवाने के लिए दिया, फिर गुस्ल करने लगा। गुस्ल करके इसने तौलिया लपेटकर कमरे में आया तो इसका इस्त्री शुदा लिबास बेड पर रखा हुआ था। एहसान ने लिबास पहना और बाल दुरुस्त किए, फिर अपना उतारा हुआ लिबास बैग में मुंतकिल किया और बाहर निकल आया। बाहर मेहमान रुखसत हो चुके थे और टेंट वाले सामान समेट रहे थे। फिर रानी के खालू इसे सहन में टेबल पर ले गए जहां चाय वगैरह का इंतजाम था। चाय से फारिग होकर रानी का पैगाम आ गया कि गाड़ी निकाली और सामान गाड़ी में शिफ्ट करे। एक बच्चा एहसान का बैग कमरे से उठा लाया और गाड़ी के पास रानी का सूटकेस भी मौजूद था। इतने में रानी उनके घर की सारी ख्वातीन के हमरा निकल आई। एहसान ने सामान डिग्गी में रखवाया। रानी की खाला ने भी एहसान के सर पर हाथ फेरा और सब मर्दों ने भी रुखसत किया। रानी ने सुर्ख शलवार और ब्लैक कमीज पहन रखी थी, जबकि सर पर सफ़ेद दुपट्टा लिया हुआ था। इस लिबास में रानी पहले से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। एहसान ने गाड़ी रानी के मामों के घर की तरफ दौड़ानी शुरू कर दी। कोई 20 मिनट बाद रानी के मामों के घर पर उनका इस्तकबाल किया गया। एहसान को एक बड़े हाल नुमा कमरे में बिठाया गया जहां फर्श पर कालीन और गद्दे बिछे हुए थे। कमरे के एक कोने में अंगीठी में लकड़ियां जल रही थीं।
मौसम तो सर्दी का न था, मगर यहाँ शाम के बाद काफी सर्दी थी। मेजबानों ने एहसान को एक शाल भी लाकर दे दी थी। हाल में काफी सारे लोग मौजूद थे, जिनमें मेहमान और मेजबान भी शामिल थे। शादी की सरगर्मी में रात देर तक जागते रहे, फिर एहसान को एक कमरा दे दिया गया। दूसरे दिन वलीमा था। एहसान का बेग कमरे में मुंतकिल कर दिया गया था। एहसान देर तक सोता रहा। फिर रानी ने एहसान को फोन पर कॉल करके समझाया कि दिन की रोशनी में यहाँ से निकल जाना है हर हाल में, वरना मेरे खानदान वाले शाम के बाद मुझे जाने की इजाजत नहीं देंगे। शाम को 4 बजे एहसान और रानी बहुत मुश्किल से इजाजत लेकर मामों के घर से रुखसत हुए। रानी ने ग्रे कलर की एम्ब्रॉयडरी वाली कमीज और सफेद शलवार पहन रखी थी और सी ग्रीन दुपट्टे में कोई हूर ही लगती थी। रानी के जिस्म की खुशबू एहसान की सांसों के जरिए इसके अंदर जा रही थी। एहसान गाड़ी में रानी के साथ ज्यादा वक्त गुजारने के लिए आहिस्ता चल रहा था, जबकि रानी एहसान के साथ शादी की बातें करती रही। एक जगह रानी ज्वेलरी उतार कर बैग में रखने लगी। रानी ने कहा, बहुत भारी सी ज्वेलरी है, थक गई हूं। एहसान रानी के हाथों को देखने लगा और फिर रानी के हाथ में ब्रेसलेट ने उतरने से इनकार कर दिया। एहसान ने गाड़ी रोकी और रानी की कलाई पकड़कर ब्रेसलेट उतारने में मदद करने लगा। जैसे ही रानी के जिस्म को छुआ तो एहसान के जिस्म में बिजलियां दौड़ने लगी, मगर रानी ने अपनी कलाई एहसान से छड़ा ली और बोली, तुम तो रहने दो एहसान, कोई जोर लगाने का काम तो नहीं है, मैं कर लेती हूँ। फिर रानी ने हाथ सुकेड़ कर ब्रेसलेट उतार ही लिया। गाड़ी आगे चल पड़ी। कुछ देर बाद रानी ने म्यूजिक ऑन कर दिया। रानी हमेशा खूबसूरत म्यूजिक का इंतखाब करती थी। गाड़ी में ये जो हल्का हल्का सरवर है गूंज रहा था और एहसान हसन का सरवर महसूस करने लगा।